तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 60, कार्यपत्रक 60। ठीक है, डेट है हमारी 25/11/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा अध्यापक का नाम डालना न भूलें। तो आज हम फिर से परमाणु की संरचना के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, और इस बार हम बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे रदरफोर्ड थे उनका एक परमाणु मॉडल था। ठीक है, मैं आपको वो परमाणु मॉडल दिखाता हूँ। तो ये है हमारी साइंस की बुक और इसी में है वो मॉडल। तो यहाँ पर देखिए आप कि जो हमारे रदरफोर्ड थे, ठीक है, उन्होंने एक सोने की पन्नी ली। ठीक है, क्योंकि एकमात्र सोना ही ऐसा मटेरियल है, सोना ही एक ऐसा धातु है जो कि पतली पन्नी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, पतली पन्नी में बदल सकता है। लोहे को भी बदला जा सकता है, लेकिन वो उतना पतला नहीं हो सकता जितना पतला हमारा सोना हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने एक सोने की पन्नी ली। ठीक है, और उसमें से अल्फा कणों को गुजारा। ठीक है, अल्फा कणों को गुजारा जो कि हमारे होते हैं हमारे धनावेशित आयन। ठीक है, हीलियम के। ठीक है, तो उन्होंने उस पे जो है उस पन्नी पे अल्फा कण को डाला। तो उन्हें लगा कि जो हो अल्फा कण की जो किरणें होंगी वो बिल्कुल सीधी जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। पर जो कुछ किरणें थी, ठीक है, ये देखो सोने के परमाणु, अल्फा कण, पता नहीं आपको सही से दिख रहा होगा कि नहीं। ठीक है, दिख ही रहा होगा क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा ख़राब है। तो ये देखो यहाँ पर ये सीधी जा रही है। ठीक है, पर किसी किसी जगह जब ये सोने के पन्नी के परमाणु के केंद्र में टकराती है तो ये वापस चली आती है। ये सोचनीय बात थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और एक ऐसी स्थिति बनती है जब लोहे की पन्नी को लग के वो एक सीधी रेखा में चला जाता है। ठीक है, वो स्थिति आपको दिखाई देगी। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ वो स्थिति कहाँ पर है। तो फिर ये देखिए, यहाँ पर ये स्थिति जो है ये बनती है। ठीक है, ये यहाँ से ये सीधा गया। ठीक है, फिर वापस आया, मतलब एक ही रेखा में। ये सोचनीय बात थी। ठीक है, 12,000 किरणों में से ये देखिए यहाँ पर भी है। ये देखिए ये सीधा गया और ये वापस आया। तो ये सोचनीय बात थी रदरफोर्ड के लिए कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तब उन्हें पता चला कि परमाणु में एक नाभिक होता है जो कि धन आवेश में वहाँ पर होता है, यानी कि उसका जो साइन होता है वो प्लस में होता है। ठीक है, उनको रदरफोर्ड को पता चला कि वो प्लस में होता है, और उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद होते हैं जो कि किरणों का विरोध करते हैं जब किरणें जाती हैं मिडल में। ठीक है, तो बस यही उन्होंने सिद्ध किया कि परमाणुओं में परमाणु होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा इसके नाभिक में होता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में होता है जो कि प्रोटॉन होता है, और वो प्लस में होता है। ठीक है, धनात्मक होता है। तो बस यही उन्होंने समझाया था और कुछ नहीं था, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। ठीक है, विज्ञान की बुक थी ये हमारी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट को। प्रश्न नंबर 1 है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन, ठीक है, या प्रक्रिया के प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया। तो मैंने आपको बताया जैसे रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन या फिर प्रक्रिया के लिए प्रयोग में सोना जिसकी परत लगभग 1000 परमाणु मोटी थी का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? सोने का। ठीक है, जिसकी परत 100,000 परमाणुओं के बराबर थी। अब एक परमाणु जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जो बहुत छोटा, हद से ज़्यादा छोटा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो 1000 परमाणु यानी कि वो कितना पतला हो सकता है सोना, आप समझ सकते हो ना इस बात से। तो 1000 परमाणु मोटी थी का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उन्होंने उस सोने का इस्तेमाल किया जिसमें परमाणुओं की संख्या 1000 थी। ठीक है, ये था हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे। तो उनके जो हमारे जो थे, ठीक है, जो उनके परिणाम निकले उसके बाद अपने कार्य के बाद, ठीक है, उन्होंने जो मॉडल बनाया उसके बाद उनके क्या परिणाम निकले। तो परिणाम ये थे कि रदरफोर्ड के द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम निम्नलिखित है। ये देख लीजिए आप। अधिकतर कण अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ठीक है, अब अधिकतर कण जो थे वो सीधा निकल गए। ठीक है, एकदम सीधा ऐसे। ठीक है, सीधा निकल गए। कुछ अल्फा कण निम्न कणों के कोणों से मुड़ गए। अब कुछ जो थे भाई साहब वो कोई इधर चला गया। ठीक है, एक इधर चला गया, तो ये हो गया उसके साथ। ठीक है,
यह देखा गया कि 12,000 कणों में से सिर्फ एक कण वापस उसी रेखा से वापस आता है। यानी एक कण जो है वो सीधा गया भी और वापस आया, सीधा गया उसके केंद्र में और वापस आ गया, और यहीं से पता चलता है प्रोटॉन का। ठीक है, तो यही था हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 ये रहा, ठीक है, और इसका उत्तर ये रहा। आप इसे उतार लीजिए। हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक और वार्तुल मार्ग में कौन से अवपरमाणु कण होते हैं। तो देखो, अब जो एक गोला है, ठीक है, एक गोला है, ठीक है, उसके जो आसपास एक अवपरमाणु कण जो है चक्कर लगाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक उसके केंद्र में होता है जिसे नाभिक द्वारा जाना जाता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में होता है वो, और उसे हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो उत्तर है इसका, इस मॉडल के अनुसार परमाणु नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन होता है। ठीक है, यानी जो परमाणु होता है उसमें भी एक नाभिक होती है। ठीक है, यानी परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होती है और उसके केंद्र में उपस्थित होता है प्रोटॉन, और उसका जो चक्कर लगाता है, गोल करके चक्कर लगाता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वार्तुलाकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यही है इसका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है इसका, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण लिखिए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। हमें जो इनके लक्षण थे इनके परमाणु मॉडल के वो लिखने हैं, यानी इनके लक्षण क्या थे। तो पहला लक्षण था, एक परमाणु धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिकीय कहते हैं। ठीक है, एक परमाणु में एक केंद्र में एक नाभिक होता है। ठीक है, जिसे हम नाभिकीय कहते हैं। ठीक है, केंद्र में एक नाभिक होता है जिसे हम नाभिकीय कहते हैं, और उसी में जो है प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो कि धनात्मक होते हैं, प्लस फॉर्म में होते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसका, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिकीय में होता है। यानी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में होता है। ठीक है, नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। अब जो नाभिकीय का आकार होता है वो परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये देखो 10 की पावर 5 होता है। ठीक है, यानी कि आप 10 के पीछे 5 और 0 लगा लो, बस, काफ़ी छोटा है ये। ठीक है, तो चौथा है, इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वार्तुलाकार पथ पर गति करते हैं। तो यही लक्षण पाए थे हमारे रदरफोर्ड ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वार्तुलाकार पथ पर गति करते हैं, जैसे कि हमने पता कर लिया था। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 5 है जो इसमें काफ़ी असमंजस्य रही, काफ़ी परेशान किया इसने मुझे, क्योंकि हमारी वर्कशीट में लिखा हुआ था कि प्रोटॉन की खोज किसी और ने करी, पर प्रोटॉन की जो असली खोज करी वो रदरफोर्ड ने करी। ठीक है, आप नेट पे भी सर्च कर लेना। प्रश्न नंबर 5 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अल्फा कण किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा कण धनावेशित प्लस Ve, ये इसका साइन है। ठीक है, प्लस Ve हीलियम के आयन होते हैं। ठीक है, यानी प्लस Ve के कण आयन होते हैं। ठीक है, आयन को हम प्लस या माइनस, जो परमाणु के जो हमारी प्लस होता है या माइनस होता है, ठीक है, उसे हम आयन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका आयन जो होता है वो धनावेशित होता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 50, माफ़ करिएगा, वर्कशीट नंबर 60। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर वर्कशीट समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।